इसे सबसे पहले आइंस्टीन ने कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। इस यहाँ से धर्म का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन हर एक क्षेत्र में एजुकेशन। फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात कही गई है जैसा कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा किया जाए, सिर्फ उनको पढ़ाया ना जाए बल्कि वो चीज़ सिखाया जाए, दिखाया जाए, तो लोगों का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। हर व्यक्ति में विज्ञान होता है और ये होना भी चाहिए। आम इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम अपने अंदर भी वैज्ञानिक चेतना का विकास करें और आसपास के लोगों के अंदर भी वैज्ञानिक चेतना का विकास कर सकें। हमारे विद्यालयों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में, कक्षाओं में लड़कियों की संख्या विज्ञान के क्लास में भले ही कम हो, लेकिन इसरो की जो महिला वैज्ञानिक कीर्तिमान रच रही हैं, उनका असर हमारी स्कूली शिक्षा पर भी होगा। और हमारी लड़कियां, शहर की लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, गांव की लड़कियां जो कि साइकिल टुनटुनाते हुए अपने स्कूल पहुंचती हैं, उनका परसेंटेज भी कम था। दाखिला बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, अब उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना भी बढ़ेगी, ये उम्मीद तो है ही। जिस तरह से इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने लीड लेकर इस मिशन को सफल बनाया, हमारी ये गांव गंवई की बालिकाएं लीड लेकर विज्ञान शिक्षा को सफल बनाए। मंगरुआ आर्ट का विद्यार्थी रहा है, लेकिन आज हम लोग जो बात करने बैठे हैं वो बैठे हैं चंद्रयान मिशन की सफलता पे। हमारे साथ कुछ साथी हैं। चंद्रयान मिशन के सफल होने पर देश में जिस तरह का हर्ष और उल्लास का माहौल है वो स्वाभाविक भी है। हम लोग बात करेंगे कि मिशन तो सफल हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक उसमें लगे होंगे, उनकी सफलता का परिणाम है ये, और श्रेय लेने की होड़ मची है। लेकिन हम सब लोग गांव गंवई से निकलकर आए हैं। हमारे स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का क्या हल है वो हम सब लोग जानते हैं। वैज्ञानिक चेतना कितनी विकसित हो रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उस वैज्ञानिक चेतना को कैसे हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं उस पर हमारी बात होगी। तो रविशंकर हमारे साथ है। रविशंकर, चंद्रयान मिशन कितने दिनों से प्रयासरत थे हम लोग, आखिरकार सफलता मिली। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले हम अपना भारत देश के वैज्ञानिक, इसरो के जो वैज्ञानिक है और उनके जो इंजीनियर हैं, उनको चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए उन्हें हम बधाई देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि वो हमारे देश के विकास में और साथ दें और आगे तक देश को और आगे ले जाएं। तो सर, ये कहने का मतलब ये है कि सर हमारे इसरो ने हर एक क्षेत्र में सर देश के विकास में योगदान दे रहा है सर, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र हो या मौसम विज्ञान के क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम मजबूत पकड़ के रखा है, जिसे हमारे देश के विकास में बहुत योगदान दे रहा है। लेकिन उस योगदान का लाभ आम जनता को क्या? चंद्रयान मिशन के विषय में थोड़ा सा पूरा विस्तार से रखिए कि चंद्रयान मिशन अगर सफल होता है तो देश को क्या हासिल होगा। जैसे कि हमारी बहुत दिन से कोशिश रही है लगभग सभी देशों की कि हम चंद्रमा पे या किसी दूसरे ग्रह पे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कहीं पे पानी मिल जाए या कहीं पे एटमॉस्फेयर हो तो हम वहाँ जाके कभी बस सके। पर अगर आम जनता का देखा जाए कि क्या फ़ायदा होगा डायरेक्ट, तो ऐसा कुछ बहुत बेनिफिट तो नहीं है आम इंसान का। पर फिर भी सारे जितने भी, अभी एक लूना भी गया था वो फेल हो गया। भारत के लोगों ने दक्षिणी पोल पे पहली बार जाके वहाँ पे लैंड कराया अपना यान। तो जब आम जन को फायदा ही नहीं है, चंद्रयान मिशन को तुम किस रूप में देखते हो? छात्र के रूप में आप कैसे देखते हैं उसको?
सर हम स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी से, जी। वहां से आते हैं कि कैसे ये काम करेगा क्या। हम्म। बिग बैंग थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि सभी ग्रह जो है, सभी ग्रह जितने बने हैं सब एक ही टुकड़े से बने हैं, सब में सब एकजुट हुए और उसमें प्रेशर बना और वो अलग अलग दूर दूर चले गए। तो ऐसे में हम चंद्रयान भेजकर यह पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें पृथ्वी के अंदर बहुत रह गई हैं, यहाँ पर हो सकता है वो अगर एक ही गोले से बना है सब, तो वो चंद्रमा की सतह पे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर वहाँ पर हम चीज़ें को कुछ ऑब्जर्व करें, इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर भी शायद पाया जाए। और वहाँ पर अगर पानी पाया जाता है या सब कुछ पाया जाता है, तो इससे यह सिद्धांत मजबूत होता है बिग बैंग थ्योरी कि ये चीज़ें वैसे ही वास्तविक रूप से बनी हैं। और वहाँ से खनिज का पता लगाया जा सकता है। प्लेटिनम जैसे खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं, जो भारत में पूरे वर्ल्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे किसी भी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो प्लेटिनम जैसे चीज़। और भी मानव विकास में भी काफ़ी योगदान इसका रहा है। अभी जो ये भेजा गया है, जनरली सभी लोग भेजते हैं भूमध्य क्षेत्र में भेजा जाता है। जितने भी लैंड अभी किए गए हैं, सभी लैंडर यहाँ जितने भी गए हैं यान, सभी जनरली चंद्रमा के भूमध्य रेखा भेजे गए हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव पे भेजना सबसे कठिन है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, बहुत कम पहुँचती है, और ऐसे में वो उसके सोलर पैनल काम नहीं करते सही से। और भारत ऐसा किया, उसके बाद इसीलिए इसने 4 पैनल लगाए उसमें, ताकि ये काम कर सके अच्छे से। और वहाँ से जो खनिज पदार्थ मिलेंगे उसकी जानकारी हमें मिलेगी, उससे पृथ्वी के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, और वो मानव विकास में कल्याण भी देगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमारे कहा है और राष्ट्रपति ने कहा है कि ये मानव के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। नहीं, विज्ञान का मानव के कल्याण से कोई वास्ता है या विज्ञान सिर्फ विनाशक है? इसमें 2 पहलू हैं इसके। विज्ञान कोई भी चीज़ हो, हिमालय जितना ऊपर खड़ा है उतना ही नीचे गड़ा है, तभी वो खड़ा है। तो हर बात के 2 पहलू होते हैं। तो विज्ञान जो है, रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और मानव विकास जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ विनाश लाता ही लाता है। उसके अपने नुकसान भी हैं, लेकिन कहा जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पॉजिटिविटी पे ध्यान दें। तो हम पॉजिटिव वाले पक्ष को ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके पीछे नुकसान क्या हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि बच्चों को फ़ोन ना दें, कि उसका मिसयूज़ करेगा। लेकिन आज फ़ोन कितना ज़रूरी है वो भी हम जानते हैं, कि अगर वो उसके पास फ़ोन नहीं होगा तो आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा चेंज कर रहा है एक ट्रांजिट पीरियड में, कि डिजिटली लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है बच्चों को। जैसे कोरोना के समय में, आगामी समय में ऐसी कोई महामारी आती है तो बच्चों के पास फ़ोन रहेगा या उससे वो जुड़े रहेंगे, उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होगा, तो जाहिर है कि हम एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यही सब है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि आपने पूछा कि मानव मतलब विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप, तो मैं कुछ से कहना चाहता हूँ कि जब तक वो मानव जगत का कल्याण करे तब तक वो वरदान है, अब जब विनाश करना शुरू कर दे तो वो अभिशाप का काम करता है। जैसे रूसो ने भी कहा था कि जब तक, जैसे कोई महिला गर्भवती है और लड़का उसके अंदर पल रहा शिशु अगर बीमार है, तो विज्ञान का काम है यह जानकारी लगाना कि वो कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए, ना कि तब तक ये वरदान है। और जब विज्ञान ये करने लगा कि ये पता लगाया जाए कि लिंग कौन सा है इसका, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लिंग चेक करके, तब वो वरदान अभिशाप का काम करने लग रहा है। तो विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, उसका यूज कैसे कर रहे हैं ये। तो धरती के कचरे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। आकांक्षा जी चांद पे कचरा फैलाने को तैयार हैं, और आपने प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा है कि चंदा मामा तूल के नहीं अब टूर के हो गए। तो इस तरह के टूर का क्या महत्व है? क्या धरती की तरह चांद भी आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा ही कि लोग जिनके पास है अच्छी सुविधाएं वो चांद पर जा सकेंगे कुछ पैसे दे के। आने वाले समय में ऐसे यान भी भेजे जाएंगे जो मनुष्य को भी ले जा सके वहाँ तक। तो उसका भी एक मिसयूज ही होगा ये, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर साइंटिफिक वे में उस पर रिसर्च किया जा रहा है या खोजा जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो विजिटिंग प्लेस बन जा रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो खतरा है, क्योंकि वहाँ पे जाना भी रिस्की है।
हम लोग चांद को केदारनाथ के उदाहरण से समझ सकते हैं, या जो अभी हिमाचल से खबरें आ रही हैं, कुल्लू मनाली से खबरें आ रही हैं, नैनीताल से खबरें आ रही हैं। व्यक्ति हर उस चीज को पाना चाहता है जो उसके मुट्ठी में नहीं है। हम लोग केदारनाथ जाते थे आस्था लेकर, अब वो पर्यटन स्थल बन चुका है। क्या नुकसान है और क्या फायदा है ऐसे जगहों को जब हम आम लोगों तक जब वो पहुंच हो जाती है। और उन बच्चों के लिहाज से भी बात कीजिए कि जो कि केवल तारामंडल में बैठ के चांद देखा करते थे, अब वो जो चंद्रयान पे पहुंचा या विभिन्न तरह के हम लोगों ने शोध किए हैं, उनका उनके मन पे क्या असर हो रहा है? बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन वहाँ उत्तराखंड के पर्यटन में जो है उससे कुछ फायदे भी हैं, हमारे ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी, उससे फायदे भी हैं। लेकिन जलवायु प्रदूषण पे जो नुकसान हो रहा है, जलवायु प्रदूषित जो हो रहा है, उससे काफ़ी नुकसान भी है। जैसे अभी 2013 में केदारनाथ का जो दुर्घटना हुआ था, उससे नुकसान भी हुआ। अभी भी जोशीमठ में जो हुआ उसमें भी नुकसान हुआ। ये सब विज्ञान के जो सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से अगर विज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया तो ये आवश्यक रूप से इसका नुकसान ही होगा। अगर सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से अगर यूज किया जाए तो उसके फायदे भी हैं। तो साथियों, ये छात्र पंचायत है और छात्र पंचायत में हमारे साथ छात्र हैं जो कि हर पहलू पे बात करते हैं। ये कोई राजनेता नहीं है, ये चंद्रयान मिशन की खुशी तो है इनके मन में, लेकिन एक छात्र के नाते, एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते इनको चिंताएं भी हैं। चांद पे पहुंचने की खुशी और धरती को बचाने की चिंता। धरती को विज्ञान ने क्या दिया है और क्या लिया है? कृषि के लिहाज से, मानसून के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से। सर धरती को सर विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है सर। आज जितना भी हम लोग हैं अभी तक हैं सर, वो विज्ञान के दम पे ही कहा जाता है। शुरू में जब उस समय से जब हम प्राचीन काल में जाते हैं तो जब आग की खोज हुई थी सर, तो उसको भी एक तरह से विज्ञान ही माना जाता है। जब 2 पत्थर को रगड़ कर हम आग पैदा किए सर, तो वहाँ से विज्ञान के सर्चिंग शुरू हो जाता है सर। तो वहाँ से करते करते अब जब मॉडर्न पीरियड में आ गए हैं तो उसके बाद हम लोग क्या विज्ञान के हर एक क्षेत्र में, जैसे हम लोग मौसम को पूर्वानुमान करने के लिए विज्ञान का यूज करते हैं। उसके बाद साइक्लोन जब आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, ये सब ऑल दी कंट्री में कहीं भी आ रहा है, सारे महासागर ये सब ओशियन में जितनी भी आ रहे हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए, पूर्वानुमान करने के लिए, उससे लोगों को जान माल के हानि की रक्षा बचाने के लिए अभी कुछ देर 2020 में आया था अम्फान। जैसे उसके पहले हमारे जैसे IMD है, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इसरो के निर्देश पे काम करती है, वहाँ से हमारा सैटेलाइट भी है सर, मौसम सैटेलाइट है सर। उसके अनुसार ही हम उसको पूर्वानुमान करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि उसको हम दे देते हैं पहले इन्फॉर्मेशन, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वहाँ से होते हैं। और हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जैसे इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट जारी करके किया है कि कहाँ पे एग्रीकल्चर भूमि उपजाऊ है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे भूमि बंजर हो रही है। तो ये सब हमारे इसरो का भी बहुत योगदान है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और जैसे हम हेल्थ के क्षेत्र में भी योगदान कर रहा है इसरो के, बहुत सारे सैटेलाइट करके टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर रहा है। टेलीमेडिसिन के तहत हम एक घर बैठे हुए डॉक्टर के संपर्क में आ जा सकते हैं, जिससे पेशेंट के जल्दी ठीक होने की ये हो जाती है। मतलब इसरो केवल चांद का रास्ता ही नहीं खोजता, हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है। आपके जीवन को बेहतर बनाने में इन तरह के जो शोध हो रहे हैं, क्या योगदान है? एक छात्र के नाते विचारिए, आपने खोया है या पाया है? खोया है तो क्या, पाया तो क्या? खोने का सवाल है तो खोया तो कुछ नहीं है, पाया ही है। और जाहिर सी बात है जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो उसका तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो होना ही है। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा मैंने कि वो पॉजिटिविटी की बात है कि पाने की बात, बचपन से लेके बड़े होने तक जो है हमने बहुत सारी चीज़ें स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी जाने तक जो है, पढ़ने तक बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शिक्षा में सहायक हुई हैं साइंटिफिक तरीके से। जैसे
कह सकते हैं कि मोबाइल का एक रेवोल्यूशन हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक टाइम था जब फ़ोन देखने के लिए लोग कोई खरीदता था तो दूर दूर से आते थे कि क्या है चीज़, ये कैसे दूर दूर से बात हो जाती है। तो हमने देखा है इन चीज़ों को, और ये फिर किस किस तरह से रिवोल्यूशन आता है और हर हाथ में फ़ोन दिखता है। जैसे सब्जी वाले के पास जब फ़ोन दिखता है तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि अरे वो सब्जी बेचता है लेकिन उसके पास फ़ोन है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है, और हमारे जीवन में जो इसका लाभ हुआ है, लाभ ही लाभ है। और कंप्यूटर के नज़रिए से देखें तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, और आज हर बैग में लैपटॉप है। तो उससे एक आजकल लोग जो है अपनी चीज़ों को आसानी से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों से जुड़ पा रहे हैं। कहीं विदेश में कोई कमाने जा रहा है, पहले 3 साल तक वेट करते थे, वहाँ से चिट्ठी भी नहीं आती थी, और आज जो है स्काइप पे सीधा कॉल की और बात करने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है बहुत सकारात्मक रही हैं। नुकसान भी कोई है, सकारात्मक तो बहुत चीजें नहीं है, लेकिन नुकसान भी कोई है। विज्ञान का या इसरो का? विज्ञान का, इसरो तो पार्ट है ना, इसरो तो माध्यम है। तो नुकसान तो बहुत रहे हैं, देश को भी हुए हैं और लोगों को। जैसे कि हम छोटा सा फ़ोन रखते हैं और इतनी सुविधाएं हैं कि हम फ़ोन एक दिन हमारा ख़राब हो जाए तो हम इसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा ऑक्सीजन जैसा हो गया है कि सारा काम, एजुकेशन है, कोई तो बिजनेस, ऑक्सीजन तो फायदा देता है। हाँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा सब्स्टिट्यूट हो गया है, लेकिन ये कितना हार्मफुल है। इसमें रेडियो वेव्स होती हैं, उससे कितनी बीमारियां होती हैं हम सब जानते हैं। अगर हम लगातार अपने साथ में फ़ोन रख रहे हैं तो इसके रेडिएशन से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत हार्मफुल बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सिर्फ फ़ोन की बात हुई, और भी जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं विज्ञान के दौर में, एसी लगा रहे हैं तो हमारा नुकसान तो हो ही रहा है कि हम एसी के एडिक्ट हो जा रहे हैं। 2 मिनट हमसे टेम्परेचर नहीं झेला जाता, हम धूप में निकल जाए तो हम कहते हैं आजकल गर्मी बढ़ गई है। धूप तब भी उतनी होती थी, आज भी उतनी हो रही है। आज हमारी टेंडेंसी जो झेलने की है वो कम हो चुकी है, क्षमता कम हो चुकी है। और एसी लगाने से एनवायरनमेंट को हार्म हो ही रहा है। सीएफसी निकलता है तो पूरे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। उससे कितने एक दिन में कितने स्पीसीज खत्म हो जा रही हैं। जैसे हमने अपने साइंस के माध्यम से हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के बाद यदि किसी कारण में भूकंप है या किसी तरह से लीकेज हो जा रही है, तो लीकेज के क्रम में वो जब उसके पानी या उसके एलिमेंट समुद्र में जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके अनुसार हम कितने जीव समुद्र में आने के बाद जीव जंतुओं पर वेरी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। इसके कारण जीव जंतु को हमारे यहाँ तक कि खत्म हो जाते हैं। माने चांद को तो हम संवार रहे हैं, लेकिन धरती को बचा नहीं पा रहे हैं। धरती को बचाने की लड़ाई चांद तक पहुंचने की लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि एक जगह हम जीवन की तलाश करना चाहते हैं और दूसरी जगह ऑलरेडी जीवन है। दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए? जैसा कि डार्विन ने कहा है कि जो भी जीव जो है प्रकृति के हिसाब से नहीं चल पाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी समय के साथ। और जैसे डायनासोर का डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसी की जाति में रहा सांप, जो छोटा था किंतु अभी भी चल रहा है वो, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया। अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग में जो लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को और ये सब को अगर बनाए रखते हैं, वो आगे भी क्रमिक विकास उनका चलता रहेगा, और जो लोग इसको झेल नहीं पाएंगे उनका डिस्ट्रॉय होना तय है। तो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाएं, इम्यूनिटी मजबूत करें, चीज़ों को थोड़ा प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करें तो बेटर रहेगा। कितना सही उपयोग कर रहे हैं? अभी भाई साहब जो बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि डार्विन का जो प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो विज्ञान के क्षेत्र में एक वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनकी बातें थी कि कैसे जीवों का उत्पन्न होना और कैसे डेवलप होना और सोसाइटी उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके सामने जो ही आपदाएं आती हैं उससे लड़ के सामने आना। तो ठीक इसी तरह से जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच की, तो उसमें मैं बात करूंगा कि यही मुद्दा चल रहा है आज के भौगोलिक प्रदेश में। हम देखेंगे जैसे कि स्पेस में जाने की होड़ मची हुई है, चाँद पे पहुंचने की और मंगल पर। तो यहाँ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चल रहा है कि कौन पहले पहुंचे। अभी देखिए कि चंद्रयान 3 का प्रोसेस में था,
तभी पता चलता है कि रसिया जो है अपना लूना छोड़ दिया है और वो पहुंचने वाला है, वो पहले पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चिंताएं होने लगी थी कि कहीं वहाँ पे जो पहुंचने का भारत का एक पहला रिकॉर्ड होने वाला था इस मामले में, वो कहीं उससे चूक तो नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ही एक दूसरा रूप है कि सोसाइटी, ये जो आज का ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें पूरे कंट्री जो है साइंटिफिक रिसर्च में और आगे बढ़ने के लिए लगातार होड़ में है। तो यहाँ भी वही चीज़ चल रही है, और इससे जाहिर है कि एक होती है कंट्री की हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इंप्रूव होता है, जैसे कि आज एक अभी यूट्यूब पे जो है इसरो ने लाइव किया था इस सब चीज़ों को। तो अभी तक का आपको पता होगा कि एक फीफा जो वर्ल्ड कप होता है, बहुत फुटबॉल जो है बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड खेलों में। तो वो सबसे ज़्यादा आज तक यूट्यूब पे स्ट्रीम हुआ था लाइव, कोई जो व्यूज़ हुआ था सबसे ज़्यादा आया था, वो था फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का 2022 का। लेकिन अभी जो है इसरो ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है और वो सबसे ज़्यादा लाइव देखा गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत कहाँ पे डेवलप होके जा रहा है, और ये चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली देखते हैं कि हाँ कहीं हम पीछे तो नहीं हो रहे हैं, और इसकी खुशी भी मनाते हैं कि अगर हम कहीं सक्सेस होते हैं। अंकित की बात से ही मैं उठाता हूँ। यस साइंस चंद्रयान लॉन्च होता है और लोग फीफा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उसको यूट्यूब पे देखते हैं। देखते तो हैं, लेकिन जीवन में उसको ग्रहण भी करते हैं क्या? क्या वास्तव में वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो रहा है क्या? या इसरो के कक्ष में कुछ लोग प्रयोग करते रहते हैं और बाकी लोग केवल इंतजार करते रहते हैं कि इसरो अब सफल होगा तो हमको जश्न मनाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल। ये सर, जब इसरो ने हमारा जब सक्सेस हुआ सर, जब हमारे सफल चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग किया, तो सर हम लोग में अंदर से एक मोटिवेशन फील हुआ सर कि चलो हम लोग देश के नागरिक होने के नाते यहाँ पे बहुत मोटिवेशन लग रहा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी इसरो में कुछ एक योगदान दे सकते हैं हर एक फील्ड में। ऐसा ही नहीं कि इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके सर, हमने तो देखा है कि चंद्रयान 3 सफल लॉन्च हो गया सर। उसके मतलब जितना सब यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे या कहीं पे भी देख रहे थे किसी भी माध्यम से, तो वो फील कर रहे थे कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे निकले। यहाँ से मोटिवेशन आ रहा था कि हम अपने फील्ड में हम सपोज हम यूपीएससी की तैयारी करें तो हम उस फील्ड में कैसे अपना झंडा गाड़ें सर। कोई अलग फील्ड में डॉक्टर बनना चाहता है, किसी नीट की तैयारी कर रहा, तो उसको देख के वहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है कि चलो हम भी कर सकते हैं, हम भी जब वो सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। ये सर ये हर एक फील्ड का अलग अलग कहानी है जो अपने अपने स्तर से अलग अलग ही जाती है, लेकिन सबका माध्यम एक ही है सर, सबका माध्यम एक ही है। सिंपल सा बताइएगा, साइंस की छात्रा नहीं है आप, गांव में आपके स्कूल में विज्ञान शिक्षा का क्या हाल है, प्रयोगशालाओं का क्या हाल है? बात तो चांद तक पहुंचने की हो गई। कब तक हम आयातित टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहेंगे? हालांकि हमने स्वदेशी की दिशा में कदम भी बढ़ाया है, और कारत धीरे होत है काहे होत अधीर वाली भी बात हमने सुनी है, लेकिन स्कूल में विज्ञान शिक्षा का क्या हाल है? जैसे मैं टीचर भी हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो बात करके पता चलता है कि हम डिग्रियां तो बहुत ले रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर और भी फील्ड में जा रहे हैं रिसर्च के, लेकिन हम उसके कहीं ना कहीं निगेटिव पहलू को इसलिए भी नहीं देख पाते कि हमारा जो कल्चर डेवलप होता है, स्कूली शिक्षा जो मिलती है, उसमें जो नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। और साइंटिफिक चीज़ों की बात करें, जैसे कि कोई भी चीज़ साइंस, जैसे इसरो ने लैंड किया, हम सबको खुशी होती है कि भारत ने कुछ अच्छा किया, तो हम सब उसको अपने से जोड़ के देखते हैं। तो अभी इंटरनेट की दुनिया में जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उससे हम समझने लगते हैं कि हाँ यही चल रहा है, पर अगर हम उसको बैकग्राउंड पे जाके देखें नीचे, तो स्कूलों में हालत बहुत ख़राब है। भारत की स्थिति इस दिशा में अभी बहुत पीछे। भारत शिक्षा पे भी अपने जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज खर्च करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत कम खर्च करता है, जो और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे युवा ज़्यादा हैं और ये टाइम है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्कूलों की हालत ये है कि बच्चों से बात करके पता चलता है कि लैब बने हुए हैं, वहाँ पे सामान रखा हुआ है, हमें कभी जाके बस ऐसे दिखा दिया जाता है। जब पूछते हैं कि क्या कभी प्रैक्टिकल भी होता है हमारे स्कूल में, तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो भी नहीं चल रहा है।
तो ये जो भी कमाल किया है, ऐसे तो हम ये हरियानंता रही कथा अनंता वाली बात है। ये विज्ञान विषय बहुत व्यापक है, विज्ञान के सामाजिक अवदान भी हैं, विज्ञान अभिशाप भी है, विज्ञान वरदान भी है। मतलब काम भी नहीं चलता और हम उसके बिना काम चलाना भी चाहते हैं। तो विज्ञान पे चर्चा समय समय पे जारी रहेगी। लेकिन शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में जो चीजें हैं उसमें वैज्ञानिक शिक्षा को लेके आपको कुछ दिखाई देता है क्या, कि वैज्ञानिक शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा कैसे बढ़े? शिक्षा की बात है सर। शिक्षा जो है, आपने कहा भी, आकांक्षा से सवाल पूछा था कि क्या आपके स्कूल में लैब है, क्या वहाँ की साइंटिफिक जो अप्रोच है स्कूलों में उसके अकॉर्डिंग जो कि वहाँ की व्यवस्था डेवलप हुई है। तो ये जाहिर बात है कि भारत जो है इस मामले में बहुत पीछे है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बच्चों को जब तक जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं जोड़ा जाएगा, प्रैक्टिकली चीज़ों से नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे उसको एक फार्मूला दिया जाता है मैथमेटिक्स में a² + b², उसका प्रैक्टिकल क्या है उसको जब तक पता नहीं होगा तो बच्चों में जाहिर है कि उस चीज़ से वो भागेंगे। सीधी बात है कि आप किसी चीज़ को बिना दिखाए उसके बारे में बता रहे हैं तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़, आजकल मूवीज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक 3 इडियट मूवी आई थी जिसमें उसमें कहा गया था कि बच्चा क्या करना चाहता है उसको पहले जानो, उसके बाद उसको मौका दो कि वो वैसा करे जो है। तो कोई भी बच्चा अपने आप से मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो ये है हमारे वैज्ञानिक चेतना का स्तर, कि विज्ञान की जब बात करनी होती है तो हमें मूवी याद आती है 3 इडियट। ये है हमारे स्कूलों में विज्ञान के शिक्षा का हाल। और इसी वैज्ञानिक चेतना के दम पर हम चंद्रयान पर पहुंचने, चंद्रयान मिशन को सफल बनाने पर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन जब तक गांव-गांव से बच्चे वैज्ञानिक नहीं बनेंगे तब तक वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं हो पाएगा।